नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस पे। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। चलते चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अन्य लोगों तक भी इस चैनल के लिंक को सेंड करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न। हाल ही में किसे देश के अंठानवे यानी 58th टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व और माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी जो है फिलहाल में माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ पर 5 टाइगर अभी देखे गए हैं, इसीलिए जो है टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। और इसके घोषणा के बाद ही मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर के 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बना। चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में स्थित इस अभ्यारण्य में वर्तमान में 5 बाघ हैं, जिसमें हाल ही में जन्मे 2 शावक भी शामिल हैं। जल्द ही 2 और बाघों को अभ्यारण्य में छोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार ने रविवार यानी 9 मार्च को मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसकी घोषणा की है। यह नया राष्ट्रीय उद्यान मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का 9वां राष्ट्रीय उद्यान होगा और देश का 58वां। ठीक है। श्री यादव जी ने बताया, एक्स के माध्यम से पोस्ट किया कि 98वीं दहाड़ और गिनती जारी है। यह घोषणा करते हुए रोमांचित हूं कि देश ने अपने 58वें टाइगर रिजर्व को अपनी सूची में शामिल कर लिया है, जिसमें नवीनतम नाम मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व का है। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। चलिए बात करें तो बाघ अभयारण्य क्या होता है? तो यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव संरक्षण कब लागू किया गया था? 1972 में। तो बाघ संरक्षण क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ये रिजर्व बाघों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने, जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के संरक्षण प्रयासों का एक हिस्सा है। भारत में पहले टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, उसे नामित किया गया था 1973 में। यह प्रोजेक्ट टाइगर पहल का हिस्सा बनने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था। बाघ रिजर्व की मुख्य विशेषताओं के देख लें तो इसमें कोर क्षेत्र होता है, एक बफर क्षेत्र होता है, एक संक्रमण क्षेत्र होता है। तो कोर क्षेत्र में क्या होता है कि कोर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के रूप में नामित किया जाता है, जहां वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। तो ये कोर क्षेत्र मान लीजिए ये हो गया। तो ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूर्णतः ये घोषित किया जाता है और यहाँ पर मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है। फिर उसके बाद आता है बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र के बारे में देखें तो मुख्य क्षेत्र के चारों ओर बफर जोन में वन और गैर वन भूमि का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग वन्य जीव संरक्षण सुनिश्चित करते हुए नियंत्रित मानव गतिविधि के लिए किया जाता है। तो यहाँ नियंत्रित मानव गतिविधि हो सकते हैं। ये बफर जोन वन्य जीवों के संक्रमणकालीन क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं, जो आवागमन के लिए आवश्यक गलियारे का प्रदान करते हैं। और इसके बाहर जो होता है ये संक्रमणकालीन होता है। चलिए
बाघ संरक्षण की स्थिति की देख लें तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर की बात करें तो ये जो है रेड लिस्ट में लुप्त प्राय है। ठीक है, वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट्स परिशिष्ट में सेकंड में शामिल है, फर्स्ट में शामिल है, सेकंड नहीं है, फर्स्ट है। ठीक है, चलिए ये फुल स्टॉप है लास्ट वाला। तो आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो अरुंधति राय, कैलाश सत्यार्थी, मेधा पाटकर और इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया सलाई जो है आत्मकथा है, ये कैलाश सत्यार्थी जी से संबंधित है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के तहत सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपेशन के सहयोग से दिया सलाई पर एक साहित्यिक चर्चा का आयोजन किया गया। यह पुस्तक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है जो सामाजिक न्याय, बाल अधिकारों और वैश्विक करुणा पर केंद्रित है। दिया सलाई नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है जो बाल अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए एक वैश्विक आवाज़ है। इस पुस्तक में उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन और अपने संघर्षों की कहानी साझा की है। सत्यार्थी जी ने अपनी विदिशा यानी मध्य प्रदेश के विनम्र प्रारंभिक जीवन से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के लिए आंदोलन तक की यात्रा को दर्शाया है। आंदोलन तक की यात्रा को दर्शाया है। चलिए यह आत्मकथा 186 देशों तक पहुँचे। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट लेबर आंदोलन, बच्चों की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और समाज में करुणा के महत्व को उजागर करती है। यह पुस्तक पाठकों को न केवल प्रेरित करती है बल्कि उन्हें करुणा को लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में अपनाने का संदेश भी देती है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अभी कल के सेशन में आप लोगों ने देखा कि क्रिकेट के क्षेत्र में आईसीसी चैंपियनशिप का खिताब जो है भारत ने जीता न्यूजीलैंड को हरा करके। तो वहीं साबा महिला चैंपियनशिप 2025 की बात हो रही है और महिला की बात हो रही है और ये किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। और किसे हराया है? तो मालदीव को हराया है। चलिए व्याख्या को देखें तो भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने 2025 में तीसरे साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फाइनल में भारत ने मालदीव को 107-32 से हराया है। यह पहली बार था जब भारत ने साबा महिला चैंपियनशिप में भाग लिया था। इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किया और इसकी मेज़बानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने की। यह प्रतियोगिता 23 से 26 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के फेडी जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। साबा महिला चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान सहित 8 देश इसमें भाग लेते। चलिए अगला प्रश्न देखें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो पाकिस्तान, बुर्किना फासो, सीरिया होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान, बुर्किना फासो, सीरिया और इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले स्थान पर कौन है? शीर्ष पर बुर्किना फासो है। सेकेंड नंबर पर पाकिस्तान का नंबर आता है। चलिए बात करें तो पाकिस्तान ने को 2025 के वैश्विक आतंकवाद सूची में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश घोषित किया गया है। इस सूची में बुर्किना फासो पहले स्थान पर है जबकि पाकिस्तान दूसरे और सीरिया तीसरे स्थान पर है।
पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं का बढ़ना मुख्य बिंदु की बात करें तो किस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रहे हैं, तो 2023 में पाकिस्तान में 517 आतंकवादी घटनाएं हुई, जो 2024 में बढ़कर 1099 हो गई। यह पहली बार है कि सूचकांक की शुरुआत के बाद से आतंकवादी हमलों की संख्या 1000 से अधिक हुई है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में देख लें तो यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये याद रखिएगा कौन जारी करता है, जारीकर्ता इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है पिछले 15 वर्षों में आतंकवाद के वैश्विक रुझानों और पैटर्न का सारांश प्रस्तुत करता है। आतंकवाद के प्रभाव के अनुसार देशों को रैंक दिया जाता है और यह टेररिज्म ट्रैकर और अन्य स्रोतों से डेटा का उपयोग करके तैयार किया जाता है। अब इसमें प्रमुख साहेल क्षेत्र आतंकवाद का केंद्र है, बन करके उभरा है। साहेल क्षेत्र किसे बोलते हैं, जो ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, ये क्षेत्र मुख्यतः साहेल क्षेत्र में आता है। तो इस्लामिक स्टेट ने अपने अभियान का विस्तार 22 देशों तक सीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सक्रिय रूप से निभाई है। तहरीक ए तालिबानी यानी टीटीपी पाकिस्तान सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला आतंकवादी समूह है। साहेल क्षेत्र के बारे में देखें तो साहेल पश्चिमी और उत्तर मध्य अमेरिका के एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जो पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में सूडान तक विस्तारित है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। सवाना की तरह यहाँ कम वृद्धिशील घास, कांटेदार झाड़ियों एवं विरल वनस्पतियाँ मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साहेल क्षेत्र का 10 देशों यानी बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड के बीच सीमांकन किया गया है। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नाइजर नदी इस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है। तो चलिए मैप पर देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा बुर्किना फासो, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और ये साहेल क्षेत्र है। ये जो येलो कलर का देख रहे हैं आप, ये सब साहेल क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बारबाडोस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फारस की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और कैरेबियन सागर। तो बारबाडोस का संबंध जो है ये फारस की खाड़ी से है। और अभी क्या हुआ कि यहाँ बारबाडोस के द्वारा जो है भारत के प्रधानमंत्री जी को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए बात करें तो 6 मार्च 2025 को बारबाडोस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। तो पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है। इस पुरस्कार को बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन, तो बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन है, में आयोजित समारोह में केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री मोदी को ओर से ग्रहण किया। बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व के मदद के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली, तो ये याद रखिएगा, मिया अमोर मोटली वहाँ के प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक में घोषित किया गया था। बारबाडोस की अवस्थिति को देखें तो दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप देश है। इसके पड़ोसी देशों में उत्तर में सेंट लुसिया, पश्चिम में सेंट विसेंट और
ग्रेनेडाइंस तथा दक्षिण में त्रिनिदाद व टोबैगो शामिल हैं। राजधानी की बात करें तो ब्रिज टाउन है और स्वतंत्रता इसे मिली, ये पहले यूरोप का मतलब ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसे स्वतंत्रता 30 नवंबर 1966 को बारबाडोस से स्वतंत्रता मिली। ठीक है, को स्वतंत्रता प्राप्त की। आर्डर ऑफ फ्रीडम, अच्छा देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो आर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024 बारबाडोस के द्वारा दिया गया। आर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना के द्वारा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका गणराज्य के द्वारा। बैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर नाइजीरिया के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल रूस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द हुक ग्याल्पो भूटान के द्वारा। बैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र के द्वारा। बैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, ये जो है पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया। और भी कुछ दिए गए पुरस्कार, जैसे कि कैरिबियन ऑफ द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है फिजी के द्वारा दिया गया। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द जायद पुरस्कार यूएई द्वारा। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन के द्वारा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन के द्वारा। स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये अफगानिस्तान के द्वारा। किंग अब्दुल अजीज शाह, ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रथम सौर्य देवनाम उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो ये जो है बिहार में हुआ। चलिए व्याख्या को देखें। तो सौर्य देवनाम उत्सव 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के मोतिहारी शहर में आयोजित किया गया। मोतिहारी कहाँ पर है? बिहार में है। आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाना और युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है। और 10 मार्च को ही जो है CISF का स्थापना दिवस है। ठीक है, और इस CISF जो है एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्स है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, और ये जो है औद्योगिक जो भी संस्थान है उसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कार्य करती है। तो इस सौर्य देवनाम उत्सव के उद्देश्य की बात करें तो भारतीय सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाना और युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है। आयोजन की मेजबानी की बात करें तो यह उत्सव रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह की बात करें तो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 मार्च 2025 को उद्घाटन किया। सैन्य शक्ति प्रदर्शन के मामले में देखें तो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना के 9 वज्रपोत, T-19 भीष्म टैंक, BMP पैदल सेना वाहन आदि इसमें शामिल हुए। भारतीय वायुसेना Su-30 MKI जेट और AN-32 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम का प्रदर्शन इसमें शामिल रहा। भारतीय नौसेना विमान वाहक, पनडुब्बी, विध्वंसक और वायुसेना के विमानों को मॉडल का प्रदर्शन किया। मोतिहारी का ऐतिहासिक महत्व भी है, जैसे मोतिहारी नेपाल सीमा पर स्थित है और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। केसरिया दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है यहाँ पर, और लौरिया सम्राट अशोक का 36.5 फीट ऊंचा स्तंभ भी यहीं पर है। तो ये ऐतिहासिक महत्व भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास का संबंध किससे है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध नौसेना से है। हालांकि भाग जो है ये तीनों सेनाओं ने लिया। चलिए व्याख्या को देखें। तो ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर और
यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में। इसका उद्देश्य समुद्री युद्ध क्षमता को बढ़ावा और विभिन्न युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना था। तो ट्रोपेक्स कहाँ पर आयोजित हुआ? हिंद महासागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। इसमें कौन भाग लिया? तो नौसेना द्वारा ये आयोजित किया गया था। इसमें भाग तीनों सेनाओं ने लिया है। अभ्यास के क्षेत्र की बात करें तो अभ्यास का क्षेत्र लगभग 4300 समुद्री मील से लेकर 5000 समुद्री मील तक फैला था, जो अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य तक था। होर्मुज जलडमरू मध्य क्या है कि जब हम इस तरीके से देखते हैं, एशिया वाला क्षेत्र जो है ये भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया। और जब इसके उत्तर और पश्चिम में जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर फारस की खाड़ी आती है, वहीं पर है होर्मुज जलडमरू मध्य। तो ट्रोपेक्स की आवृत्ति की बात करें तो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और द्विवार्षिक अभ्यास है, जो पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था। भागीदार बल की बात करें तो नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने इस अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने 65 जहाज, 9 पनडुब्बियां और 80 से अधिक विमान तैनात किए थे। होर्मुज जलडमरू मध्य को ओरमुज जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह जलडमरू मध्य 55 से 95 किलोमीटर तक चौड़ा है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। इसमें प्रमुख रूप से किस्म जो है होर्मुज और हेंजम द्वीप स्थित हैं। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है। जलडमरू मध्य एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है जो 2 समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है और चूंकि 2 बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग संचालित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ें। तो छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो भारत, दक्षिण कोरिया, नेपाल और पाकिस्तान। किसने जीता है? भारत ने जीता है। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 8 मार्च 2025 को ईरान को 32-25 से हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। ये छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 6 से 8 मार्च 2025 तक तेहरान, ईरान में आयोजित की गई थी। भारत की प्रदर्शन यात्रा की बात करें तो भारत ने ग्रुप ए में बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया को हराया था। सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को हराया। उसके बाद प्रतिभागी टीमों की बात करें तो 7 एशियाई टीमों देशों की टीमें जो है इसमें प्रतिभागी रहीं, जैसे भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल, ईरान और इराक। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में देखें तो भारत अब तक 5 बार ये चैंपियनशिप जीत चुका है, जबकि दक्षिण कोरिया ने 1 बार जीत हासिल की है। एशियाई कबड्डी महासंघ इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसका मुख्यालय तेहरान, ईरान में है। इसके इतिहास की बात करें तो पहले संस्करण में भारत ने जापान को हराया था, जबकि 2016 में दक्षिण कोरिया ने चैंपियनशिप जीती थी। आज के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के बारे में है। तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक, कौन है? माधव कौशिक की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में आज 21 अनुवादकों यानी 21 जो अनुवादक हैं उनके लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इन पुस्तकों को त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए पुरस्कार हेतु चुना है। नियमानुसार कार्यकारी मंडल ने निर्णायकों को निर्णयानुसार चयनित पुस्तकों को पुरस्कार के लिए स्वीकृत किया। नेपाली और संस्कृत भाषाओं में अनुवाद पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी।
तो नेपाली और संस्कृत में अभी नहीं किया गया है। 21 अनुवादकों को ये दिया गया है। पुरस्कार उन पुस्तकों से संबंधित है जो पुरस्कार वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम 5 वर्षों में, यानी 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के मध्य जो है अनुवाद किया गया है। निर्णायक मंडल के जिन सदस्यों की संस्तुति के आधार पर अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई, उनके नामों की भाषावार सूची अनुलग्नक ब में संलग्न की जा रही है। अब ये अनुलग्नक ब देखेंगे, यानी ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पीआई कल्चर से लिया गया है, तो इसीलिए वो सेंटेंस लिखा है। पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्र फलक तथा 50,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। बाद में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में अनुवाद पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए जाते हैं। अब ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ये भाषा है, यहाँ पर अनुदित शीर्षक है, यानी किस नाम से अनुवादित किया गया है, किस शीर्षक के साथ, अनुवादक कौन रहे हैं, और मूल शीर्षक, विधा, भाषा तथा लेखक कौन सा था। तो असमिया जो है प्राचीन कामरूप इतिहास, यहाँ अंजन शर्मा जी ने अनुवादक के रूप में भूमिका निभाई है। और ये मूल शीर्षक क्या था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूपा उपन्यास, अंग्रेजी कथनक कनक लाल बरुआ की। तो इसी तरह से असमिया देख लीजिए। फिर जो है आप अंग्रेजी देख लीजिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ड ऑफ उर्दू गजल्स, इसके अनुवादक कौन है, अनीसुर रहमान। और मूल शीर्षक क्या था, मूल जो कृति थी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी काव्य संग्रह था, उर्दू विभिन्न कवियों का संग्रह है। वहीं हिंदी की बात करें तो सैयद हैदर रजा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा के नाम से ये पुस्तक अनुवादित हुई है। इसके अनुवादक हैं मदन सोनी जी। और सैयद हैदर रजा द जर्नी एन आइकॉनिक आर्टिस्ट जीवनी, ये जो है अंग्रेजी में पुस्तक थी और यशोधरा डालगिया ने इसे लिखी थी। चलिए, तो ये रहा अन्य लिस्ट। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे जो है अपने शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट आप इसमें बना करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये देख लीजिए, नेपाली संस्कृत भाषाओं में अनुवाद पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। उर्दू भाषा में पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें इस लिंक को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है हम सभी जो है इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद।